हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म का कुछ पार्ट जो बचा हुआ था, आगे का पार्ट। अब देखिए, पिछले क्लास में आप कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 14 या 15 कंप्लीट किए थे, तो आई होप कि वो अच्छे से समझ में आया था। और उसके आगे का कुछ पार्ट्स हमारा बचा हुआ था जो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। अब जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, रेवेन्यू, है ना। अब रेवेन्यू को अच्छे से समझना है, रेवेन्यू क्या होता है। देखिए, रेवेन्यू का जो डिफिनेशन होता है, रेवेन्यू इन एन अकाउंटिंग मींस इनकम ऑफ ए रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्सेज। यानी किसी भी बिजनेस में किसी भी सोर्सेज से लगातार जो इनकम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। अब फॉर एग्जांपल की एक कपड़े का दुकान है, तो कपड़े के दुकान में हम क्या करेंगे, कपड़ा बेचेंगे। अब कपड़ा बेचने से जो भी पैसा मिल रहा है वो रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। आज 5,000 का कपड़ा बेचे, कल 8,000 का बेचे, परसों 10,000 का बेचे, तो ये पैसा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे जो भी पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। यानी कि ये इनकम नहीं है। 5,000 रुपया जो कपड़ा बेचने से मिला वो हमारा इनकम नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे अकाउंट्स में, रेवेन्यू बोलेंगे, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे आएगा। पैसा कपड़ा बेचने से रेगुलर बेसिस पे आएगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम। अब इनकम को अच्छे से समझिएगा। देखिए, इनकम का डिफिनेशन होता है, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। इनकम जो है रेवेन्यू से बिल्कुल अलग होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 5,000 रुपया का जो कपड़ा हम बेच रहे थे वही हमारा इनकम है। नहीं, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, वो इनकम नहीं है। अब रेवेन्यू क्या होता है ये क्लियर हो गया। इनकम क्या होता है उसको समझिए। इनकम का डिफिनेशन से इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। The excess of revenue over expenditure is called the income. अब for example, income क्या होता है इसको समझिएगा कि एक गुड्स हमने सोल्ड किया 5,000 रुपए में, एक गुड्स हमने सोल्ड कर दिया 5,000 रुपए में, तो ये 5,000 जो मिला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। ये 5,000 हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू। अब जिस गुड्स को हमने 5,000 में सेल किया है उसका कुछ कॉस्ट भी तो लगा होगा, पहले हमने खरीदा होगा उसके बाद उसको सेल किया। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है इसको सीओजीएस बोला जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 4,000, तो ये जो 4,000 हमारा ये एक प्रकार का एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इनकम। एक्सपेंडिचर से जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा 1,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकम। यानी कि 4,000 में जो गुड्स खरीदा गया था उसको 5,000 में सेल किया गया, तो जितना ज्यादा में सेल किया गया उस डिफरेंट अमाउंट को लोग क्या बोलते हैं, इनकम। यानी हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि इस गुड्स को बेचने पर 1,000 का इनकम हुआ, क्योंकि 4,000 में खरीद के 5,000 में बेच दिया गया। तो ये हो गया हमारा इनकम। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉफिट। अब देखिए, कभी कभी लोग इसको भी प्रॉफिट्स मान लेते हैं कि 4,000 का गुड्स खरीदा, 5,000 में बेच दिया, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। नहीं, वो 1,000 का इनकम हुआ, प्रॉफिट बिल्कुल अलग है। प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, 1 ईयर का, पूरा 1 साल का टोटल इनकम आपको चेक करना होगा कि 1 साल का टोटल इनकम क्या है, और उसी ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर आपको चेक करना होगा। अब फॉर एग्जांपल कि 1 साल का टोटल इनकम जो था ये था 10 लाख, और 1 साल का टोटल जो हमारा खर्चा हुआ था वो 8 लाख। तो एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज प्रॉफिट। अब 1 साल में हम टोटल इनकम कितना अर्न किए, 10 लाख, टोटल खर्चा कितना हुआ, 8 लाख, तो हमारा इनकम जो है वो खर्चा से कितना ज्यादा है, 2 लाख। तो ये जो 2 लाख रुपए का हुआ ये हमारा प्रॉफिट हो गया। यानी इनकम और प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस है। इनकम निकालने के लिए एक पर्टिकुलर गुड्स पे हम इनकम चेक कर सकते हैं कि इतना में खरीद के इतना में बेचे, कितने का इनकम हुआ। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए 1 साल का टोटल इनकम और उसी साल के टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना होगा। अगर इनकम ज्यादा हो गया एक्सपेंडिचर से तो जितना ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, गेन। अब गेन क्या होता है, गेन इज ए मॉनेटरी रिसिप्ट्स और बेनिफिट्स अरेंज्ड ऑन सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। यानी कि गेन एक मॉनेटरी रिसिप्ट होता है जो किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन से स्पेशल इवेंट्स के बाद अराइज होता है, तो उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ओल्ड फर्नीचर था हमारे बिजनेस में जो यूजलेस था, काफी दिनों से यूज नहीं हो पा रहा था, हमने उसको सेल कर दिया 500 रुपए में, तो वो जो 500 मिला वो हमारे लिए गेन हो गया। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले कि कभी कभी जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। तो ये हमारा गेन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉस। अब ये चारों जो है वो देखने में एक जैसा ही लगता है कि रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन सब एक ही है, लेकिन चारों का मतलब आप अलग अलग समझिए, चारों बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉस। अब लॉस में आप
आप दो डिफरेंट मीनिंग ले सकते हैं। लॉस कैन गिवन द टू डिफरेंट मीनिंग। द फर्स्ट वन इज द गुड्स अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्ड नो एनी बेनिफिट इज कॉल्ड लॉस। यानी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लॉस का क्या कर सकते हैं कि वैसा कोई भी गुड्स जिससे बिजनेस को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाया उसको लॉस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, कुछ गुड्स आग लग करके जल गया, तो आग लग के जब गुड्स जल गया तो उससे बिजनेस को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, अब वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। क्योंकि बेनिफिट तो तब मिलता है जब हम उस गुड्स को सेल कर दे, सेल कर नहीं पाए, उसके पहले हमारा लॉस हो गया, आग लग गया तो वो हमारा लॉस हो गया। तो the goods against which the firm received no any benefit is called a loss. And the second meaning of loss is when the total expenditure excess the total income of an accounting year is known as loss. अब यहाँ पे हम इसको पलटते हैं। टोटल इनकम जो हमारा है ये मान लीजिए 10 लाख रुपए का है और टोटल खर्चा 11 लाख रुपया कर दिए, तो इनकम कमाए 10 लाख, खर्चा कर दिए 11 लाख, कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए 1 लाख, तो ये जो 1 लाख खर्चा किए इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉस। यानी एक साल का टोटल इनकम जब खर्च से ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट और टोटल खर्चा ज्यादा हो जाए तो लॉस। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल का मतलब, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और रिसीवेबल का मतलब होता है प्राप्त करना। यानी व्यापार को, बिजनेस को जो भी प्राप्त करना है, पाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो टर्म है, एक डेब्टर और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। अब जनरली सबसे पहले डेब्टर्स को समझिए कि डेब्टर्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि राम जो है ये कुछ गुड्स सेल किया और सेल किसको किया, सोहन को 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया और सेल भी जो किया ये क्रेडिट सेल किया, उधार में। तो जब भी राम क्रेडिट सेल करेगा 10,000 रुपए का सोहन को, तो सोहन को ये पैसा राम को देना पड़ेगा क्योंकि सोहन गुड्स खरीद रहा है। तो 10,000 रुपए का अगर गुड्स खरीद रहा है तो इन फ्यूचर सोहन ये पैसा किसको देगा, राम को। यानी सिंपल लैंग्वेज में कि जिस पर्सन से पैसा लेना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्टर। The term debtor represent those person or firm to whom goods have been sold on credit and payment is not received from them. यानी जिस पर्सन को बिजनेस उधार में गुड्स बेचा लेकिन उससे अभी तक पैसा नहीं मिला, वो पर्सन बिजनेस का डेब्टर हो गया। यानी राम जो है वो सोहन को 10,000 रुपए का गुड्स उधार में बेचा, तो सोहन यहाँ डेब्टर हो गया क्योंकि सोहन राम को पैसा देगा। तो जो भी पर्सन बिजनेस को पैसा देगा वो हो जाता है डेब्टर। अब देखिए बिल्स रिसीवेबल क्या है, तो ये एक डेब्टर से रिलेटेड टर्म है जिसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जानना है कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में दो टर्म होते हैं, डेब्टर और एक बिल्स रिसीवेबल। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए कि डेब्टर्स के ऊपर एक बिल लिखा जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारा ट्रेड पेबल है। ट्रेड का मतलब व्यापार और पेबल का मतलब पेमेंट करना, यानी व्यापार को, बिजनेस को जिसका पेमेंट करना है वो ट्रेड पेबल है। तो ट्रेड पेबल के अंदर में दो पॉइंट आएगा, एक क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब देखिए क्रेडिटर्स क्या है, राम सोहन को 10,000 रुपए का क्रेडिट सेल बेचा, तो सोहन जो है वो राम के लिए क्या बन गया, डेब्टर, क्योंकि सोहन पैसा देगा। और सिमिलरली राम जो है वो सोहन के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि राम पैसा लेगा। यानी जो पर्सन उधार में गुड्स बेचता है वो पर्सन क्रेडिटर्स होता है और जिस पर्सन को उधार में गुड्स बेचा जाता है वो पर्सन डेब्टर होता है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का डेफिनेशन क्या होगा कि द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म from whom goods have been purchased on credit and payment is not made to them, that is called the creditor। तो यहाँ जब राम गुड्स छोड़ गया सोहन को तो राम क्रेडिटर्स बन गया, सोहन डेब्टर बन गया, क्योंकि सोहन को पैसा देना है और राम को सोहन से पैसा लेना है। तो जो लेने वाला पर्सन है वो क्रेडिटर्स, जो देने वाला पर्सन है वो डेब्टर। अब देखिए डेब्टर जो होता है वो किसी बिजनेस के लिए करंट एसेट्स होता है, क्योंकि उसको पैसा लेना है मतलब उसका प्रॉपर्टी है, पैसा वो ले लेगा, तो वो करंट एसेट हो गया। और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा देना है, तो देना का मतलब जब टेंशन है कि हमको पैसा देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए करंट लायबिलिटी हो जाता है। अब बिल्स पेबल भी क्रेडिटर्स से रिलेटेड एक टर्म है जो क्रेडिटर्स के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से अगले क्लास में डिस्कस करेंगे क्या है बिल्स पेबल। अब उसके बाद चलता है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कि जो छूट आपको मिलता है, जो रिलीफ आपको मिलता है, जो डिडक्शन आपको मिलता है गुड्स खरीदते समय, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। यानी कि फॉर एग्जांपल कि आप 10,000 रुपए का गुड्स खरीदने जा रहे हैं और उसमें आपको 10% ऑफ कर दिया गया, यानी कि यह जो आपका एमआरपी था उसका 10% ऑफ यानी 1,000 ऑफ कर दिया गया, तो गुड्स आप खरीदे कितने में, 9,000, कॉस्ट कितना लगा, 9,000। तो ये जो 1,000 आपका ऑफ किया गया इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट इज अ रिबेट और अलाउंसेस
which is given by seller to its buyer at the time of sale of goods। यानी गुड्स को बेचते समय सेलर के द्वारा जो बायर को कुछ रिबेट कुछ अलाउंसेस दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब सिंपल समझिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदेंगे या कोई गुड्स बेचेंगे और उसके लिस्ट प्राइस पर आप जो भी डिस्काउंट देंगे 5%, 10%, 15%, वो हमारा क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। और उसके बाद कैश डिस्काउंट क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो हम डिस्काउंट दिए 1000 का, ये हमारा कौन सा डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये हर केस में मिलेगा, चाहे गुड्स को क्रेडिट परचेज किया जाए, गुड्स को कैश परचेज किया जाए। क्योंकि गुड्स देखिए जनरली दो तरीके से बेचा जाता है, दो तरीके से खरीदा जाता है, एक नगद और दूसरा उधार। तो ये जो 10% ऑफ मिल रहा है, ये आप उधार खरीदे या नगद खरीदे, ये आपको मिलना ही मिलना है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब 10,000 माइनस 10% करने के बाद कॉस्ट क्या बचा, 9,000। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये गुड्स हम किसी को सेल किए, तो वो पर्सन क्या बोल रहा है, ये गुड्स जो आपका था 9,000 का, ये बेचा गया टू मोहन, मोहन को सेल किया गया। अब मोहन क्या बोल रहा है कि ये पैसा हम आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद देंगे। तो 2 महीने के बाद ये पैसा देगा, तब तक तो 2 महीने तक इस पैसे को बिजनेस यूज नहीं कर पाएगा। तो वहां पे बिजनेस एक कंडीशन रखा मोहन के पास कि अगर आप विद इन 2 डेज ये पैसा हमको दे देते हैं और विद इन 1 वीक अगर ये पैसा हमको दे देते हैं तो हम 10% का आपको और डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ से माइनस कर लिया 10% और यानी 900, तो ये हमारा 8100 बच गया। ये 8100 मोहन को पे करना है, मोहन एक्चुअल में पेड करेगा 81। तो ये जो 900 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये मोहन से जल्दी पैसा लेने के लिए दिया गया। तो कैश डिस्काउंट का मतलब कि द डिस्काउंट व्हिच इज गिवन बाय सेलर टू इट्स बायर फॉर मेकिंग प्रोमोट पेमेंट ऑफ कैश। कैश जल्दी लेने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एंट्री, इसको अच्छे से लिख देते हैं एंट्री। अब एंट्री क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शंस को when all the transactions are recorded in the books of accounts then it is called entry। जब कोई भी ट्रांजैक्शन हो और उसको अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाए that is called entry। फॉर एग्जांपल कि आप गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, कोई खर्चा होगा, कोई इनकम होगा, ये सारे ट्रांजैक्शंस है, तो इनको जैसे ही अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री। और लास्ट आज के क्लास में हम लोग ये कवर करेंगे बैड डेब्ट। देखिए बैड डेब्ट क्या होता है कि द अमाउंट for which the possibility there is no any possibility of recovered, यानी वैसा अमाउंट जिसके रिकवर करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। अब फॉर एग्जांपल कि आप सोहन को 10,000 रुपए का गुड्स यहाँ पे सेल किए थे, इन केस सोहन बोला था कि हम 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे और 2 महीने के बाद अगर सोहन डेथ कर जाता है तब तो ये पैसा आपको सोहन से नहीं मिलने वाला है। तो जो पैसा नहीं मिलने वाला है वो हमारा हो जाएगा बैड डेब्ट, यानी ये कंफर्म लॉस हो गया बिजनेस के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। तो जब भी किसी पर्सन के पास कुछ पैसा बाकी है और वो पैसा अगर नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से, दैट इज कॉल्ड द बैड डेब्ट व्हिच इज कंफर्म लॉस फॉर द बिजनेस। तो आज के वीडियो में ये 10 पॉइंट्स हम लोग कवर किए। आई होप कि आपको ये 10 पॉइंट्स, 10 बेसिक अकाउंटिंग टर्म अच्छे से समझ में आया होगा और पिछले बेसिक अकाउंटिंग टर्म भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इसी तरह से वीडियो को आगे भी देखते रहिए, आपको आगे का क्लास भी प्रोवाइड करवाया जाएगा नेक्स्ट डे। आप इसको तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ने के लिए आप एक बार एनसीईआरटी या किसी भी राइटर का बुक का लैंग्वेज चेक कर लीजिए। सारा लैंग्वेज आपको वहां पे यही मिल जाएगा जो भी हम बताएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। तब तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के डाउट्स को लिख करके मैसेज कर लीजिए, फिर डायरेक्टली पर्सनली कॉल कर लीजिए, वहां से आपका डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।